हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम जो है बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। आपने कल ही न्यूज़ में पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही व्यापक स्तर पर जो है बदलाव होने वाला है। तो इसके बारे में आपने पहले ही सुन समझ लिया होगा, लेकिन इसके बारे में हम एक बार फिर से एक डीप में जानेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और ये कितने समय बाद जो है हमारी पूरी शिक्षा नीति जो है वो बदली है। तो इन सब विषय को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसका जो है नाम चेंज होकर क्या हो गया है, नई शिक्षा नीति हो गई है, यानी शिक्षा मंत्रालय जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि मानव को जो है एज अ संसाधन कंपेयर करना ये जो है हमारा अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम ही चेंज कर दिया जा रहा है। तो ऐसा जो है आपने अब तक देखा होगा, सुना होगा। तो इसी के बारे में हम अभी भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो है इस नई शिक्षा प्रणाली में बदलाव देखने को मिलेंगे और इसके पहले क्या चीज़ें थी जो अब सुधरेंगी। क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स के मामले में ये जो है हमारा जो इंडिया है ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन बस इसमें क्या है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उतनी ज़्यादा उत्तम क्वालिटी की नहीं है। तो इसी को उत्तम क्वालिटी की बनाने के लिए, क्योंकि जो है बहुत लंबे समय से जो है चेंजिंग नहीं हुई है, और जब शिक्षा प्रणाली हमारा वीक रहेगा तो अपने आप चीज़ें जो है वीक हो जाएंगी। तो इसलिए इसमें जो भी चेंजिंग हुए हैं उसको हम आगे देखते हुए डिस्कस करते हुए चलेंगे, देखेंगे उसे कि किस तरीके से क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे और किसने जो है इस मीन्स कि इसे जो है इस मसौदे को तैयार किया है। तो ये सारी बातें हम अभी देखेंगे। आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने और जो है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, इन्होंने जो है कल शाम 4 बजे ही यानी कि 29 जुलाई 2020 को जो है कब शाम को 4 बजे इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि हमारा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये बदल कर अब नई शिक्षा नीति हो गई है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय हो गया है। और इसमें जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है नई शिक्षा नीति में हम जानेंगे कि क्या विशेष बदलाव हुआ है। तो सबसे पहला बदलाव जो हमारा है उसके बारे में आपको पता है कि 10+2 ये हट गया है, यानी कि 10+2 के रूल पर जो अब तक शिक्षा प्रणाली चल रही थी वो हटा दी गई है। तो उसके स्थान पे क्या आ गया है और क्यों आ गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड देखते हैं कि देखिए कि इसमें क्या लिखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, यानी कि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली गई। तो सबसे पहले कि आपको हमने बता ही दिया है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, क्या बताया है कि 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। उस समय कार्यकाल किसका था? तो उस समय राजीव गांधी जी जो है वो गवर्निंग कर रहे थे। तो इसलिए उनके टाइम में ये शिक्षा नीति जो अभी चल रही है, जो इस समय चल रही है, जिसमें हम सभी लोगों ने पढ़ा, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सभी लोग हैं, हम सभी लोगों ने पढ़ा, तो वो शिक्षा नीति जो है 1986 की है। इसके बाद जो है कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि एक बार बदलाव किया गया है 1992 में। तो 1992 में थोड़ा सा संशोधन किया गया है, इसे पूरी तरीके से बदला नहीं गया है। तो इस तरीके से जो है 34 साल बाद, एक लंबे अरसे के बाद ये बदलाव हमें देखने को मिलेगा। एक लंबे अरसे के गुजर जाने के बाद ये बदलाव देखने को मिलेगा कि हमारी जो शिक्षा नीति है वो चेंज हो रही है। तो जो हमारी शिक्षा नीति है वो जो चेंज हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है यही हम देखते हैं। तो इसको किसने जो है किसने इसे मीन्स इस मसौदे को किसने तैयार किया, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये थे इसरो के पूर्व प्रमुख थे। तो इन्होंने जो है इन्होंने एक मसौदा तैयार किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को जो है मंजूरी दी।
आगे देखिए, आगे हमने जो है अखबार की जो है आज वो कटिंग भी आपको हम दिखा दे रहे हैं कि इसमें क्या और कैसे लिखा गया है, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं इसमें, तो उसी बारे में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी को हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें आगे के लिए जो है तैयार की गई हैं। तो क्या है, देखिए लिखा है कि शिक्षा जो है मीन्स सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने का, मीन्स शिक्षा क्षेत्र में खर्च जो है, शिक्षा क्षेत्र में जो खर्च है वो सकल घरेलू उत्पाद का 6% तथा शिक्षा उच्च शिक्षा में 2035 तक सकल नामांकन दर 50% पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया है। तो इस तरीके से ये एक देखा जाए तो बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसे जो है अचीव करने के लिए ये टारगेट जो है बनाया गया है। तो अब आगे देखिए ये टारगेट कैसे कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, कि ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ें आई हैं हमारे सामने उसे हम जान लेते हैं, उसे देख लेते हैं। तो आगे हैं, देखिए अभी अभी हमने इस बात को डिस्कस किया है, अभी अभी हमने इस बात को जाना है। तो वो कथन या वो स्टेटमेंट आ गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुनः नामकरण शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो इस बारे में जो है लोग आर्गुमेंट भी कर रहे हैं कि लोग जो है कह रहे हैं कि जो है मोदी जी सिर्फ नाम ही बदल रहे हैं, काम तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे कथन आ रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि नाम ही बदला जा रहा है, काम तो हो नहीं रहा है। तो फिलहाल हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे कि काम होगा कि नहीं होगा, इस पर भी क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में बाद में जानेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि क्या चीज़ें करने के लिए उन्होंने दावा किया है, क्या चीज़ें जो है नई शिक्षा नीति में आ रही हैं। तो इसी के बारे में देखते हैं, वो तो बाद में देख लेंगे। तो इसके बारे में देखिए यही सारी चीज़ें लिखी हैं। 34 साल बाद इस शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। एक जो है जो कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके पास है तो उसे जो है एक बहुत ही अग्रणी अगर अपने देश को ले जाना है तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको शिक्षा प्रणाली को बहुत ही अच्छा बनाना पड़ेगा। जब तक शिक्षा हमारी जो है अच्छा नहीं रहेगी, एजुकेशन हमारा अपर नहीं रहेगा, हायर लेवल पर नहीं जाएगा, तब तक जो है हम अग्रणी देशों में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा को जो है इसे उच्चतम स्तर तक लाने का हमें प्रयास पूरी तरीके से करना पड़ेगा। तो इसी के प्रयास के लिए जो है ये देखा जा रहा है, जिसको अभी आप देख रहे हैं। तो चलिए फिर हम आगे भी देखते हैं, 2015 में पूर्व सचिव जो TSR सुब्रमण्यम थे, उन्होंने 5 सदस्य की कमेटी बनाई और उन्होंने अपना मसौदा जो है तैयार किया और वो मसौदा लेकर आए भी, लेकिन इस रिपोर्ट पर विचार भी किया गया, लेकिन ये आगे कार्यवाही इस पर कुछ नहीं हो पाई। तो इसके बाद 2016 में कस्तूरी रंगन जी ने इन्होंने जो है एक कमेटी बनाई और उस एक मसौदा भी तैयार किया और इसके बाद उन्होंने 31 मई 2019 को इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया। जब इन्होंने कैबिनेट में प्रस्तुत किया तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि 29 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इसे मंजूरी भी मिल गई। तो ये बिल जो है पास हो गया और ये बिल जो है पास हो गया। तो इसीलिए हम इस पर डिस्कस, रमेश पोखरियाल निशंक जी क्या कहते हैं, क्या उन्होंने कहा है कि शिक्षा किसी भी परिवार या राष्ट्र की आधारशिला होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा जो है वो आधारशिला होती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए सभी वर्गों के 2.25 लाख सुझाव आए हैं। मीन्स मान के चलिए 2.25 लाख लोगों ने जो है नई शिक्षा के लिए जो है वो सजेशन दिया है। और आगे क्या, हमने सुझावों का व्यापक विश्लेषण किया। नए भारत के निर्माण में नई शिक्षा नई मील का पत्थर साबित होगी। मतलब उन्होंने कहा है कि जो ये नई शिक्षा नीति है ये मील का पत्थर साबित होने वाली है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर ये नई शिक्षा नीति जो है पास हो गया है, अब इसे बस कानून बनने में देरी है। अब ये संसद जाएगा, संसद में ये बिल जो है पास होगा, एक्ट बनेगा और जब यही एक्ट लागू होगा तब जो है जाकर जो है ये चेंजिंग होंगे। तो इसलिए इन्होंने देखिए कितना बढ़िया स्टेटमेंट बोला है कि नई शिक्षा नीति जो है वो मील का पत्थर साबित होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है।
तो चलिए आई है कि 10+2 हटा 5+3+3+4 लगा। ये बहुत ही जो है अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और आपको जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 10+2 जो रूल चल रहा था अब तक, जो शिक्षा की प्रणाली चल रही थी, अब वही 5+3+3+4 में कन्वर्ट हो गई है। तो इसी को हम देखेंगे, ये 5+3+3+4 का रूल क्या है। देखिए अब हम बताते हैं आपको कि ये 5+3+4 का जो रूल है वो है 5 ईयर में जो है वो प्री प्राइमरी स्कूल 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल किए जाएंगे। आप फाउंडेशन, आपको पता है कि जो फाउंडेशन होता है, जो नींव का ईंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए इसे 5 ईयर की जो है वो टाइमिंग इसके लिए फाउंडेशन बनाने के लिए दी गई है। तो ये 5 ईयर में जो है क्या चलेंगे आपके, समझ लीजिए KG, LKG, UKG 1, 2 इतने जो है क्लासेस जो हैं आप बच्चे को मीन्स ईयर 3 से स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे जो है आपको 5 क्लास तक पहले पढ़ाना है। इसके बाद जब 3 वाला रूल आएगा, तो 3 वाले रूल में आप देख रहे हैं कि कक्षा 3 से 3, 4, 5 ये 3 ईयर जो हैं, यानी ये 3 क्लासेस जो हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। 3, 4, 5 जो है ये है 3 ईयर वाले प्लान में। अगेन 3 ईयर का प्लान है, अगेन 3 ईयर का जो प्लान है उसे हम देखते हैं। तो अगेन जो 3 ईयर का प्लान है उसमें 6, 7, 8 जो है उसे जो है अगेन 3 ईयर के प्लान में रखा गया है। और फिर नेक्स्ट प्लानिंग हमारी क्या है, 4 ईयर की प्लानिंग जो है वो है। तो 4 ईयर की प्लानिंग क्या है कि कक्षा 9 से 12 यानी 9, 10, 11, 12 ये इतनी जो है पढ़ाई आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। यानी कि जो सबसे ज़्यादा टाइमिंग लेगा वो क्या होगा, वो फाउंडेशन होगा। वो फाउंडेशन स्टेज जो है, फाउंडेशन स्टेज किसे कहा गया है, तो जो हमारी बेसिक स्टडी होगी, जो हमारी बेसिक स्टडी होगी वो हमारी क्या है, फाउंडेशन है, यानी कि वो नींव की ईंट है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, समझनी है, जाननी है। और एक क्वेश्चन ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि के कस्तूरी रंगन ने जो है इस समिति को बनाया था। तो इसलिए इन्होंने ही कैबिनेट में इस समिति को जो है इन्होंने प्रस्तुत किया और आगे ये समिति जो है पारित भी हुई, जिसे इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी आना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, आपको पता है कि ये क्यों मस्ट है। ये इसलिए मस्ट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ आर्थिक सिचुएशन या फिर यूँ कह लें कि किसी की मैरिज हो गई या फिर किसी को कहीं जाना पड़ गया, मीन्स कोई बीमारी के कारण बीमारीग्रस्त हो गया। ऐसे सिचुएशन में क्या होता था कि अगर हमने 1 साल 2 साल कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद क्या होता था कि वो कोर्स हमारा वहीं पर ख़राब हो जाता था। अगर 3 ईयर का कोर्स है तो इसके बाद हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, अब इसका मतलब हो गया कि बहुत ही अच्छी बात हो गई, यानी कि 1 साल अगर आपने पढ़ाई की है, देखिए इसमें क्या लिखा है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का मतलब क्या है, इसे हम जो है अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं और आप अच्छे तरीके से इसे ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है इसमें कि इसका मतलब क्या है, ये देखिए, अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर आपने 2 साल पढ़ाई की है तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। यानी कि जब आपने 2 साल स्टडी कर ली है तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर 3 या 4 साल आपने स्टडी कर ली तो इसके बाद आपको डिग्री दे दी जाएगी। इस तरीके से क्या हुआ कि आपके इसमें मल्टीपल एंट्री हो गए, यानी कि एंट्री जो मीन्स आप जो है जब भी अपने कोर्स को मीन्स 1 साल अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। उसका बेनिफिट इस तरीके से मिलेगा कि आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और अगर आपने 2 साल कंप्लीट किया तो आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपने 3 साल या 4 साल अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो फाइनली आपको डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए अभी आप बीटेक कर रहे हैं और अगर आपने 2 साल करके अपने कोर्स को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, इसके बाद क्या होगा कि आपको वो डिग्री नहीं मिलेगी। यानी कि आपके 2 ईयर आपके बेकार हो गए, आपने जो पैसा दिया वो भी बेकार हो गया, यानी एवरीथिंग वेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको ये पता है कि अब ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है कि बहुत ही बड़ा बदलाव, जिससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा जो है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम।
SC ST एंड OBC रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन जैसे दिया जा रहा है उसी तरीके से आगे भी जो है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो है आर्थिक रूप से दबे कुचले हैं, तो इन सभी को जो है ऊपर लाने का काम किया जाएगा। यानी कि उन्हें भी अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो अब तक प्राइवेट कॉलेजेस ये सारी चीज़ें मनमाने ढंग से अपनी फ़ीस वसूला करते थे, इन सब पे भी अब रोक लगेगी। इस तरीके से जो है आगे गुंजाइश है किस तरीके से कुछ होने वाला है। और आगे देखते हैं MPhil में छूट मिलेगी। यानी कि MPhil जो है अब तक जो लोग करते थे MPhil, तो MPhil में अब जो है छूट मिलेगी। यानी कि अब आप PhD में एडमिशन ले सकेंगे। यानी MA या आप कह लें कि जो है मीन्स MA और MSc ये सब कोर्सेज के बाद आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले पाएंगे। और शिक्षा का माध्यम स्थानीय होगा। यानी शिक्षा का जो माध्यम है वो स्थानीय होगा। स्थानीय का मतलब ये है कि आपको लोकल जहाँ हैं, आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं उस एरिया के डेवलपमेंट लैंग्वेज इन सब चीज़ों के विषय में जो है आपको नॉलेज करवाई जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको उसके इंपॉर्टेंस बताए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है शिक्षा का माध्यम क्या होगा, स्थानीय होगा। ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है दिव्यांगों को विशेष छूट मिलेगी। तो हाँ, दिव्यांगों को भाई विशेष छूट मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जो है आपको पता है कि वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हैं, लेकिन उन्हें हमें दबा कुचला नहीं महसूस कराना है और ना ही उन्हें इस तरीके से उनके लिए ट्रीट करना है। तो इसलिए उन्हें भी थोड़ा स्पेशल जो है उनके लिए ट्रीटमेंट होगी, यानी थोड़ा स्पेशल उनके लिए छूट होगी, रिजर्वेशन होगी। तो ये भी चीज़ें जो है आगे की शिक्षा प्रणाली में की जाएंगी। और नेक्स्ट है जिसके बारे में हमें देखना है, जिससे जो है इस टाइम पे जो पूरे मान के चलिए कि हर जगह इसी का बोलबाला है, तो वो क्या है, वो है ऑनलाइन। यानी कि चीज़ें अब ऑनलाइन हो रही हैं। तो जो नई शिक्षा में नीति है उसमें ये भी चीज़ें आई हैं कि जो है ऑनलाइन शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। यानी कि टेलीविज़न आपके मोबाइल फ़ोन और अलग अलग चैनलों के माध्यम से भी आपकी स्टडी में कुछ अच्छी चीज़ें जो है इंक्लूड कराई जाएंगी, बताई जाएंगी, उसे आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो इस तरीके से जो है ऑनलाइन व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया है। यानी कि जो आगे जो है मॉडर्न चीज़ें चल रही हैं उसे भी इसमें समावेश किया गया है। तो नेक्स्ट है आप देखिए स्कूली शिक्षा में परिवर्तन। तो स्कूली शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। अभी भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक जो ये हमने अखबार की कटिंग निकाली है तो उसमें हम देख लेते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट क्या लिखा गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के 15 वर्ष हो गए हैं। अब नया पाठ्यक्रम आएगा। शिक्षा के पाठ्यक्रम के 11 साल हो गए हैं, इसमें सुधार होगा। तो शिक्षा के पाठ्यक्रम भी जो हैं उसमें जो है सुधार होगा। इसके बाद है बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने की नई नीति में पहल की गई है। बोर्ड शिक्षा की जो नई नीति थी जिसमें जो है बहुत ज़्यादा भार बच्चों को फील होता था, उसमें भी जो है कमी किया गया है। आगे क्या है, बोर्ड परीक्षा 2 भागों में बांटा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित। यानी कि आपके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या होंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। यानी आपको जो है वस्तुनिष्ठ भी होगा और विषय आधारित भी आपको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से 2 भागों में ये भी बढ़ सकता है। आगे है शिक्षा का माध्यम 5वीं कक्षा तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं और आपको ये नॉलेज रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप भी एजुकेशन से जुड़े हैं। इसीलिए एजुकेशन के फील्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी नयापन हो रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसे जानना हमारा धर्म कर्म सब कुछ है। इसलिए क्या है कि शिक्षा का माध्यम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा में हो। तो ये देखिए तीन तरीके इसकी जो है लैंग्वेज दिया गया है। क्या है, मातृभाषा, यानी आप मातृभाषा पर बल दिया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा घर की भाषा में हो। या और एक चीज़ और है कि आप देख रहे हैं कि जैसे आपने अगर जो है भोजपुरी, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी सारी लैंग्वेज में जो है ये शिक्षा जो है आपकी होगी आगे। और देखिए बालिकाओं के लिए लैंगिक शिक्षा कोष की बात की गई है, यानी बालिकाओं के लिए लैंगिक शिक्षा की भी बात होगी। यानी कि जो आपके रिजल्ट कार्ड होते थे उनमें भी बदलाव किया गया है। तो उनमें क्या बदलाव किया गया है इसके बारे में हम देखते हैं। तो उनमें बदलाव किया गया है
कि हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा। जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो होगा। पूरा पोर्टफोलियो का मतलब आपका पूरा आपके बारे में पूरी एनालिसिस जो है वो सारी उसी में हो जाएगी कि आपका जो है कैरेक्टर कैसा है, आप पढ़ने में कैसे हैं, आपका ओवरऑल क्या चीज़ है, ये सारा पोर्टफोलियो एक तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके अलावा पारदर्शी एवं ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि ऑनलाइन भी शिक्षा को जोर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हम अपनी देखते हैं, उच्च शिक्षा में नई व्यवस्था। अच्छा, उच्च शिक्षा में क्या नई व्यवस्था? ये तो हो गई हमारी स्कूली शिक्षा, यानी जो बेसिक स्तर की है, जो हमारे फाउंडेशन की बात हो रही है उसके बारे में अब तक बात हुई। अब है उच्च शिक्षा, यानी कि हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या होगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो हायर एजुकेशन में है कि लॉ और मेडिकल को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक रहेगा, यानी कि एक ही नियम लागू होगा। आगे क्या है, उच्च शिक्षा में 20-35 तक 50% सकल नामांकन दर पहुंचाने का लक्ष्य है, यानी 20-35 तक जो है वो 50% जो है इंक्रीजिंग किए जाने का जो है वो बात की गई है। आगे है कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। इसके बारे में हमने अभी जो है आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। आगे जो है क्या है, तो आगे हम देख लेते हैं। आगे है कि 4 साल जो है इंजीनियरिंग या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन अब 1 साल बाद सर्टिफिकेट, या आपने बताया कि 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद या 4 साल बाद आपकी डिग्री आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है जिसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया है, लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब और दे दिया गया है। जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने एमफिल वाली बात की थी, जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, और जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। यानी कि जो डिग्री होती है हमारी, डिग्री का मतलब ये हुआ कि जो आप डिग्री लेते हैं तो उस डिग्री में क्या होगा कि 3 साल की अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप नौकरी में जाएंगे। लेकिन अगर आप 4 साल की डिग्री कोर्सेज करते हैं तो आप क्या करेंगे, तब आप रिसर्च में जा सकते हैं। तो इस तरीके से पहले ही ये डिवाइड हो जाएगा कि कब, कैसे और कहाँ, किस रास्ते पर आपको जाना है, क्योंकि जब आपके पास ये क्लियर होगा कि हमें किस रास्ते पर ट्रैवल करना है तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो इस तरीके से आगे है, और डिग्री प्रोग्राम के बाद एमफिल करने में छूट की भी व्यवस्था की गई है, यानी एमफिल करने में छूट की भी व्यवस्था की गई है। शिक्षा में कुल जीडीपी का भी करीब 4.43 खर्च हो रहा है, लेकिन उसे 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है, केंद्र व राज्य मिलाकर यह लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल से जाहिर सी बात है कि जब तक सेंट्रल और जो है स्टेट नहीं मिलेंगे तब तक इस जो है जो लक्ष्य रखा गया, जो टारगेट रखा गया है वो अचीव करना इतना आसान नहीं होगा। आगे है कि हमारा हिंदी और अंग्रेज़ी, यानी कि हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स उपलब्ध होगा। आगे और क्या है, वर्चुअल लैब के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जाएगा, यानी जगह जगह नेशनल रिसर्च फोरम भी बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से टीचिंग, लर्निंग और प्रेजेंटेशन यानी एक्सपेरिमेंट, इन सब चीज़ों में जो है पूरी तरीके से बदलाव किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसके बारे में हमने जो है डिस्कस कर लिया है। अच्छा, इस नई शिक्षा नीति के कुछ खास सूत्र हैं जिसके बारे में हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इस शिक्षा नीति के खास सूत्र हैं जो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पॉइंट निकल के आए हैं वो क्या क्या हैं। तो उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला है, शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक भी होंगे जागरूक। बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है ये भी बात कि शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है, प्रत्येक छात्र की क्षमता की प्राथमिकता जो है वो प्रत्येक छात्र की क्षमता को प्राथमिकता, यानी जिस छात्र में जो क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसे हमें एजुकेट करना होगा, तभी तो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। जब हमारे पास पता लगा कि गुड कोई चीज़ का है और हम ट्रेवल मीन्स एजुकेशन की लाइन में ट्रेवल किसी फील्ड पे कर रहे हैं तो वो कैसे जो है दोनों मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे ना। तो इसीलिए जो आपके पास क्वालिटी होगी उसी अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन भी दिया जाएगा।
और क्या है, वैचारिक सोच समझ पर जोर, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा। यानी कि जो वैचारिक समझ है उस पर जोर दिया जाएगा। रचनात्मकता यानी कि जो हमारी रचनात्मक क्वालिटी हैं उसको भी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। और छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच अलगाव नहीं होगा। यानी जो छात्र कला और विज्ञान के या इस उधेड़-बुन में फंसे रहते हैं कि हम कला लें कि विज्ञान लें कि वाणिज्य लें, क्या लें, तो इन सब मैटर में उनको फंसना नहीं है। उनका पहले से जो है क्लियर हो जाएगा कि वो चाहे जो सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी नई शिक्षा नीति थी और इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो भी इस मुद्दे पर आगे बातचीत होंगी, जो भी नई चीज़ें आएंगी निकल कर, उसे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।